अब हम लोग देखेंगे एक्सचेंज। आधे लोगों को पंचर इसमें फील होना चालू हो जाता है जब यहाँ तुम्हारे नंबर दिखेंगे। ज्यादा नंबर नहीं है, टेंशन ना लो, मैं आज के ही क्लास में तुमको पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखकर इसको रिवीजन कर लेना, नहीं तो फिर ये दिमाग से उतर ही जाएगा बहुत जल्दी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर रहता है 40 mm होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mm होता है। टिश्यू में 40, जितना तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड में उतना ही तुम्हारा टिश्यू में, जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उतना ही तुम्हारे टिश्यू में। उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर में 159 और एल्वियोलाई के पास तुम्हारा 104। क्लियर? ठीक है, तो कंटिन्यू किया जाए। अब आज के लिए जो हम लोग का, जैसे देखो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट किया हुआ था अगर बोलोगे तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने मतलब आज मान करके चलो हम लोग गैसेस के एक्सचेंज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक का हम लोगों ने उसके पहले के सारे टॉपिक्स निपटा दिए। ठीक है, क्लियर? चलो तो आज के लिए सीधा हेडिंग लगाओ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बेसिकली हम लोग को दो पॉइंट्स पे देखना है। एक तो तुम्हारे एल्वियोलर के पास में, मतलब एल्वियोलाई के पास में, और सेकंड जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा तुम्हारा टिश्यू के पास में। क्लियर? तो एक तो आ जाएगा तुम्हारे पहले नंबर पे आ जाएगा डिफ्यूजन। पहले नंबर का डिफ्यूजन हम लोगों ने कहां पे देखा हुआ था? एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई और तुम्हारे कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरी वहां पे आए हुए रहेंगे। क्लियर? तो पल्मोनरी कैपिलरी वहां पे यूज होता है, पूरा ही लिखा करो यहाँ पे। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? बिटवीन alveoli and pulmonary capillary। क्लियर? और सेकंड नंबर आ जाएगा यहां पे तुम्हारा बिटवीन, देखो जो बॉडी के ऑर्गन्स के पास में तुम्हारे पार्ट जाने वाले रहते हैं, बेसिकली इनको हम लोग सिस्टेमिक बोलते हैं। क्लियर? उनको बोलेंगे हम लोग सिस्टेमिक। क्लियर? तो अब हम लोग ब्लड वेसल वाले चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं, तो अभी सिर्फ इतना ही भेज में बिठाओ कि जो ब्लड वेसल्स बॉडी को लेकर के जा रहा होगा ब्लड, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टेमिक वेसल्स। तब के केस में सिस्टेमिक वेसल्स से ब्लड तो पहुंच जाएगा टिश्यू के पास, लेकिन ट्रांसफर करवाने के लिए फिर वहां पे कैपिलरी यूज होगा, तो जो कैपिलरी वहां पे रहने वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टेमिक कैपिलरी। क्लियर? ये इस कैपिलरी को क्या बोले हैं? पल्मोनरी, क्योंकि ये हार्ट के दोनों ब्लड वेसल से जुड़ने वाला रहेगा। क्लियर? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। और उसके बाद टिश्यू के पास का जो तुम्हारा कैपिलरी होगा वो तुम्हारे सिस्टेमिक वेन और सिस्टेमिक आर्टरी से जुड़ने वाला रहेगा। तो इसीलिए सेकंड एक्सचेंज कहां पे हो रहा है? बिटवीन टिश्यू एंड सिस्टेमिक कैपिलरी। बिटवीन टिश्यू एंड सिस्टेमिक कैपिलरी। ठीक है, क्लियर? क्लियर? तो ये बस दो जगह पे हम लोग को एक्सचेंज देखना है। अब एक्सचेंज के लिए जाहिर सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ एक सरफेस होगा, तो वहां पे तुम्हारा प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो एक काम करते हैं, एक तुम्हारे बुक में इनसे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स दिया हुआ है, तो फैक्टर्स को मैं यहाँ पे वन बाय वन लिस्ट कर देता हूं और तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूं, वहीं पे तुम्हारा इसका टॉपिक दिया जाएगा। चलो, तो फैक्टर्स ऑन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड। क्लियर? बेसिकली तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग तीन फैक्टर्स मेंशन्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन है, और भी होते हैं, बट तुम्हारे बुक में अगर तीन लेकर के चला हुआ तो हमारे काम के बस वही होने वाले होंगे। तो सबसे पहले में यहां पे आ जाएगा मेम्ब्रेन थिकनेस। ऐसे लिखो, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्लियर? एक आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। एक आ जाएगा यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, और थर्ड नंबर यहां पे आ जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू ब्लड। मतलब ब्लड में सॉल्युबिलिटी का क्या होने वाला होगा, सॉल्युबिलिटी के लिए चलो आगे कंटिन्यू करें इसी को। खैर वो जो था तुम्हारा केमिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है, इसीलिए मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन छोड़ो, हर जगह पे केमिस्ट्री फिजिक्स कितना इसमें इन्वॉल्व करेंगे, बायो को बायो के हिसाब से निकाल ले भाई जल्दी। एक तो वैसे भी हम लोग का टर्म जो है बहुत ज्यादा है। तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसके बारे में मैंने तुमको कल ही बता दिया था। क्लियर?
तो जैसे मान करके चलो यहाँ पे एक एल्वियोलाई हम लोगों ने ले लिया, एक काम करें मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये आ गया एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा ब्लड वेसल, क्लियर, ये आ गया ब्लड वेसल। और कल मैंने तुमको बताया हुआ था इनके बीच में जो है ये एक सब्सटेंस फिलअप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, ये आ जाएगा यहां से बेसमेंट सब्सटेंस, क्लियर। और यहां पे तुम्हारे दो सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक तो हो जाएगा तुम्हारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, किसका, एल्वियोलाई का, क्लियर। और यहां पे इसका भी आ जाएगा एंडोथीलियम टिश्यू, मतलब ये भी तुम्हारा सिंपल स्क्वेमस ही है। तो टोटल 3 लेयर्स में यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन रहा है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितना होता है, 3 लेयर, ये क्या है, 3 लेयर्ड होता है, ठीक है, 3 लेयर्ड। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, सॉरी एपिथेलियल, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, क्लियर। सेकंड नंबर पे इस पे आ जाएगा बेसमेंट मटेरियल या बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। और थर्ड नंबर पे इस पे आ जाएगा तुम्हारा एंडोथीलियम टिश्यू, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लियर, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो टोटल 3 लेयर्स में ये होने वाला रहता है। इन तीनों ही लेयर्स को मिलाने के बाद इसका जो थिकनेस तुम्हारा आता है, बुक में लिखा हुआ है थिकनेस इज लेस देन 1 mm, 1 मिलीमीटर से भी कम इसका थिकनेस होने वाला होगा। तो इतना कम थिकनेस रहेगा तभी भाई, जाहिर सी बात है, तुम मेम्ब्रेन का थिकनेस जितना बढ़ाओगे, मतलब लेयर उतना उतना मोटा हो गया, और उतने मोटे लेयर को ऑक्सीजन या फिर कोई से भी गैस को क्रॉस करके जाने में टाइम लगने वाला होगा, तो वो लेस एफिशिएंट होगा, बोलने का मतलब वो बहुत ही कम डिफ्यूजन करवाने वाला होगा। तो इस हिसाब से थिकनेस का तुम्हारा, सॉरी, मेम्ब्रेन का थिकनेस तुम्हारा जितना कम होगा, डिफ्यूजन उतना बढ़िया से होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना, लेस थिकनेस मोर डिफ्यूजन, less thickness leads to more diffusion, क्लियर। थिकनेस जितना कम होगा डिफ्यूजन उतने ज्यादा होगा। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो भाई इसको तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखते हुए आया, मतलब पार्शियल प्रेशर को हम लोगों ने कल भी डील किया हुआ था। तो थोड़ा सा, तो पार्शियल प्रेशर जो रहता है, पार्शियल प्रेशर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गैसेस का, गैस का पार्शियल प्रेशर जहां पे कम होगा वहां पे गैस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और जहां का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां से गैस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इतना ना लिखो, सिर्फ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लिख लो, यही तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस को लेकर के इसका कॉन्सेप्ट, जहां पे जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा होगा वहां पे उसको भेजा जाने वाला होगा, सीधी सी बात। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बोलने का मतलब वो कितने अमाउंट पे वाटर, सॉरी वाटर नहीं, यहाँ पे हम लोग ब्लड यूज कर रहे हैं, तो कितने अमाउंट पे वो ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है, यही तुम्हारा बताएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो इसमें से क्या आ जाएगा, मोर सॉल्युबिलिटी, मोर सॉल्युबिलिटी मोर डिफ्यूजन, या फिर मोर डिफ्यूजन मोर सॉल्युबिलिटी। तो सीधा सीधा सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा किसके हो जाएगा, डिफ्यूजन के। मोर सॉल्युबिलिटी मोर डिफ्यूजन, ठीक। इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से गैसेस गैसेस आते चलेंगे, इसमें डिसॉल्व होकर के आगे भागते जाएंगे, तो भाई आगे निकल लिए ना वो, तो जितना ज्यादा इसमें डिसॉल्व होंगे उतना ज्यादा, उतने जल्दी जल्दी आगे जाते हुए चलेंगे, तो उतना ही ज्यादा इसमें से डिफ्यूजन होते हुए चलेगा। तो मोर सॉल्युबिलिटी मोर डिफ्यूजन। अब ध्यान देना, डिफ्यूजन का जो टेंडेंसी रहता है ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी सॉल्युबिलिटी का जो टेंडेंसी होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अप्रोक्सीमेट 20 to 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड
इन ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन मान करके चलो। तो नोट करके यहां पे नीचे में चिपका लेना, CO2 is 20 to 25 times more soluble in blood than oxygen. देन ऑक्सीजन। ठीक, क्लियर। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करेगा गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है? क्लियर। एक डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा नहीं, एक ही डायग्राम बनाएंगे जो हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा था। ठीक है, उसी से पूरे के पूरे क्या बोलना चाहिए, तुम्हारे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर तुम्हारा जिस साइड में ज्यादा होगा वहां से गैस आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे की तरफ क्या होने वाला होगा, तुम्हारा कम प्रेशर होने वाला होगा। आ गया ये समझ में? पहले इतने को जल्दी चिपकाओ, फिर हम लोग लिखते हैं इसके तुम्हारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टर्म्स। जल्दी लिखो। डन, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे एक्सचेंज। आधे लोगों को पंचर पंचर इसमें फील होना चालू हो जाता है जब यहाँ पे तुम्हारे नंबर दिखेंगे। ज्यादा नंबर नहीं है, टेंशन ना लो, मैं आज के ही क्लास में तुमको इसको पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख करके इसको रिवीजन कर लेना, नहीं तो फिर ये दिमाग से उतर ही जाएगा बहुत जल्दी। मैं तुमको हर एक टॉपिक जो कि दिमाग से जल्दी उतरने वाले रहते हैं, मैं उसको बार बार तुमको मेंशन कर देता हूं कि ये टॉपिक दिमाग से उतर ही जाएगा, तो उसमें तुम एक्स्ट्रा IMP लगा लिया करो, और साथ ही साथ में रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा उसमें ऐसा कुछ भी लिख दो ताकि जब भी नोट्स खोलो तो वो तुम्हारे पहले रिवीजन की लिस्ट में आए। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जितना मैं तुमको बता रहा हूं ये दिमाग से उतरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते, रियलिटी है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्सचेंज। देखो exchange of gases is mainly depends on is mainly depend on क्या आ जाएगा यहां से, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। पहले नंबर याद करवा दूं क्या? नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। नंबर क्या है भाई, वो तो तुरंत याद करवा देंगे। वो जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में टेबल दिया हुआ है ना नीचे में, उसमें जो नंबर्स लिखे हुए अभी नहीं समझ में आएगा, उसको मैं बताऊंगा बकायदा। ठीक है, तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर नंबर वाले टेबल को एक बार में याद करवा देंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने के टाइम पे तुम्हारे आधे से ज्यादा नंबर वैसे भी याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहां पे ले लिया लंग्स। ठीक है, ये लंग्स एज्यूम कर लो। अब यहां पे हम लोग का आ जाएगा हार्ट, 4 चैम्बर वाला ऑर्गन है, ये तो पता ही होगा। ये आ जाएगा 4 चैम्बर का अपना ऑर्गन हार्ट। बढ़िया से बनाए कि दिख रहा है? दिख रहा है, चलो। थोड़ा सा पिछले वाले क्लास के एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश करना। ठीक, 4 चैम्बर हार्ट होता है, इसमें से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सब तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर बनाओगे कैसे। साथ ही साथ में ब्लड वेसल्स भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक तुमको ब्लड वेसल्स बताया नहीं है। क्लियर, ब्लड वेसल्स को हम लोग डील करने वाले रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे कम से कम में बेसिक एलिमेंट्स तुमको पता रहने चाहिए। ठीक, हालांकि मैं अब यहाँ पे एक बार बता दूंगा पूरा, लेकिन दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। ठीक है, अब नीचे में इसका हम लोग ले लेते हैं टिश्यू। लेबलिंग कर लो इतने को ही पहले। ये आ जाएगा तुम्हारा लंग्स, ये हो गया लंग। नेक्स्ट ये हो जाएगा हार्ट, इसको नहीं, अच्छा लिख देते हैं, चलो हार्ट। डब्बा ही बनाओ, ज्यादा ज्यादा तामझाम नहीं करने का। ये आ जाएगा यहां से टिश्यू। क्लियर, नीचे में आ गया यहां से टिश्यू। अब पहले ब्लड वेसल्स निपटा देते हैं, देखो ध्यान से। मैं 2 टाइप का ब्लड वेसल बना रहा हूं, देख लेना। जो रेड कलर का होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होगा, जो ब्लू कलर का होगा वो क्या बोलते हैं उसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होगा।
क्लियर? एक ये आ गया, यहां से फिर आगे बढ़ाएंगे इसको और ये पहुंचेगा तुम्हारे टिश्यू के पास। क्लियर? ये क्या है बोलेंगे तो ये होता है पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगा, इकलौता वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवाता है। इसके बाद इस साइड का बना लेते हैं, फिर एक एक करके डिटेल लिखेंगे। वेट, बस अब यहां पे तुम्हारे प्रेजेंट होंगे क्या चीज बोलने से, कैपिलरीज। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ये हो जाएगा तुम्हारा पल्मोनरी कैपिलरी, ये हो जाएगा तुम्हारा सिस्टेमिक कैपिलरी। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। चलो अब पूरा एक एक करके लेबलिंग करना पहले चालू कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिलरी, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कैपिलरी, ये हो जाएगा कैपिलरी। क्लियर? ये हो जाएगा टिश्यू, ये है हार्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा लंग्स। लंग्स से हार्ट तक लेकर के आने वाले ब्लड का जो वेसल रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्लियर? और ये हो जाएगा तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा वेन। ठीक, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिस्टेमिक, मतलब ये सिस्टेमिक वेन है या सिस्टेमिक आर्टरी है? सिस्टेमिक वेन, और ये हो जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी। क्लियर? एक काम करें क्या, लंग्स ना बना करके यहाँ पे हम लोग एल्वियोलाई बना, क्योंकि वहीं से तो एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई बनाओ इसको। ठीक, अब सही है। अब एक एक करके मैं स्टेप्स बता रहा हूं, मतलब वैल्यूज बता रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलो और समझते हुए चलो। जाहिर सी बात है, अब देखो बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं पूरा बकायदा समझा समझा करके यहाँ पे याद करवा रहा हूँ। तो कॉपी पेन अभी अभी छोड़ दो, लिखने के लिए देंगे टाइम, नहीं भी होगा तो फिर आखिर में लिख लेना भाई, कहा का टेंशन ले रहे हो, याद करो बस। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो गैसेस का एक्सचेंज होगा ये विद रिस्पेक्ट टू देयर पार्शियल प्रेशर होने वाला होगा। तो जहां पे तुम्हारा जाहिर सी बात है, गैसेस को अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो करवाओगे तो हर एक आने वाले स्टेप पर तुम्हारा पार्शियल प्रेशर होगा, ये क्या हो जाएगा, कम होने वाला होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑक्सीजन से जैसे स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन का सबसे पहले एटमॉस्फेयर से लेकर के आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा, एटमॉस्फेयर, और सबसे कम ऑक्सीजन का प्रेशर कहां पे होगा, हमारे टिश्यू पे। इसीलिए ना फिर ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर से टिश्यू तक पहुंचेगा। क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ध्यान से समझो
और वैल्यूज को मेरे साथ साथ याद करने का कोशिश करना। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट एटमोस्फियर इज इक्वल टू होता है 159 mmHg। पार्शियल प्रेशर कहां पे? एटमोस्फियर में। क्लियर? PO2 एट ATM मतलब एटमोस्फियर में। ठीक है, इतना ठीक है। यहां पे जो हम लोगों का एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू होता है 104 mmHg। क्लियर? एक्चुअली में ये थोड़ा सा साइज में ज्यादा हो गया, वहां पे वैल्यू छोटा लिखा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, उसको बड़ा बनाता हूँ। 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट। वैल्यूज तो लिख लो। ऊपर का कितना है? वेट, ऊपर का कितना मतलब एटमॉस्फेयर का कितना है? 159 159 और एल्वियोलाई के अंदर में जो तुम्हारा वॉल्यूम सॉरी पार्शियल प्रेशर होगा ये हो जाएगा 104। हाँ, अब दिखेगा पूरा। चलो, तो बाहर में प्रेशर हम लोगों ने कितना रखा हुआ है? 100। ऑक्सीजन का पहले ऑक्सीजन निपटा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन का बाहर में प्रेशर कितना है? 159। जाहिर सी बात है अंदर का प्रेशर उससे कम होगा तभी जाकर के गैस जो है वो इनसाइड में आने वाला होगा। तो इनसाइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एल्वियोलाई के अंदर में ये कितना होता है? 104 mmHg। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? अब यहां पे ध्यान देना, ये है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाला वेसल। मतलब यहां से तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स में या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो रहता है ये तुम्हारा आ जाएगा यहां पे ना, यहाँ पे P ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कहां पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कितना आ जाएगा ये? इज इक्वल टू होता है 40 mm। कितना हो जाएगा? 40 mmHg। क्लियर? तीन जगह का नाम याद, तीन जगह का पार्ट याद रखो। सबसे पहले ऊपर में 159 कहां पे है? एटमॉस्फेयर में। 104 कहां पे है? इनसाइड दी एल्वियोलाई। और 40 mm जो है 40 mmHg ये तुमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में दिखेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में दिखेगा। अब जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे ये कैपिलरी के पास पहुंचेगा, यहां से ऑक्सीजन, क्योंकि यहां का प्रेशर है ज्यादा 104 और यहां का प्रेशर है कम, कितना? 40। ठीक है, ऑक्सीजन को इससे मिला दिया जाएगा। मिला दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जैसे इसमें मिलाएंगे, अब ये वाले ब्लड में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ऑक्सीजन मिलाने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तुम्हारा ब्लड का प्रेशर है कितना? 40 mm। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तुम्हारा ब्लड का प्रेशर हो जाएगा यहां पे 95 mm। इतना समझ में आ गया? चार वैल्यूज कौन कौन से? 159 एटमॉस्फेयर में, 104 एल्वियोलाई में। इम्प्योर ब्लड बोलने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm। 40 mm वाले ब्लड जैसे ही तुम्हारे एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा वहां से ऑक्सीजन को इसमें डिफ्यूज करवाया, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इधर कम है। जैसे ही ऑक्सीजन डिफ्यूज करवाया जाएगा, अब ये तुम्हारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। और जो तुम्हारे पल्मोनरी वेन में ये जब पहुंचेगा तब के केस में इसका प्रेशर 40 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 95। चार वैल्यूज रटो, सीधा रटो। 159 104 40 95, 159 104 40 95। याद हो गया? याद हो गया? अब अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तुम्हारा 95 mmHg है, तो पल्मोनरी वेन में जितना प्रेशर होगा सिस्टेमिक आर्टरी में भी उतना ही प्रेशर होगा। तो इसका भी प्रेशर कितना आता है? यहाँ पे भी प्रेशर कितना आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 95। क्लियर? टिश्यूज के पास में पार्शियल प्रेशर जो रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये हो जाएगा तुम्हारा 40 mmHg। ये हो जाएगा 40 mmHg। अब 95 तुम्हारे ब्लड वेसल में है और टिश्यू का कितना है? 40। टिश्यू का कितना है? 40। क्लियर? टिश्यू का हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 95। तो 95 में से जब ऑक्सीजन को नीचे में भेजेगा, जब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तब के केस में ऑक्सीजन तो यहाँ पे डिफ्यूज होगा और इसका पार्शियल प्रेशर कितना था? 95। तो 95 तुम्हारा तब था जब ऑक्सीजन को डिफ्यूज नहीं करवाया, ऑक्सीजन को आगे नहीं बढ़ाया है। जैसे ही ऑक्सीजन को इसने टिश्यू को दे दिया, इसका पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और यहां से आने के बाद
इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा यहाँ पे कितना लिया 40 ना, वही 95 से कितना बन जाएगा फिर से 40। तो ये जब वेन में आएगा, वेन में, तब इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 40 mmHg। यही 40 mmHg फिर तुम्हारे हार्ट के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाएगा। देख लो इसमें भी हम लोगों ने कितना लिखा है 40 mm, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर रहता है ये 40 mm होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ये 95 mm होता है। टिश्यू में 40, टिश्यू में 40, जितना तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड में उतना ही तुम्हारा टिश्यू में, जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उतना ही तुम्हारे टिश्यू में। उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर में 159 और एल्वियोलाई के पास है तुम्हारा 104। क्लियर क्लियर। तो इस हिसाब से देख लो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये मत देखना, ये मत देखना, अभी पहले ये 40 देखो, 40 देख करके नहीं ऑक्सीजन भेजेगा, तब 95 बनेगा। क्लियर, 95 mmHg उतना प्रेशर उसका क्रिएट होने वाला है। लेकिन जब इस पे डिफ्यूज करवाया जाएगा तब के केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखोगे और इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 40 mmHg। क्लियर क्लियर। 159, 104, 40 कितना बन जाएगा 95 नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर वो ऑक्सीजन को सॉरी डिफ्यूज करवाएगा, तब के केस में 95 से वापस से कितने पे पहुंच जाएगा 40 पे। क्लियर है इतना, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया भाई तुम्हारे ऑक्सीजन का पूरा एक्सचेंज कहां से कैसे हुआ। यहाँ पे कितने के बीच में हुआ है 104 और 40 के बीच में। यहाँ पे कितने के बीच में हुआ है 95 और 40 के बीच में। क्लियर, ऑक्सीजन समझ में आ चुका रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली प्रोडक्शन जो रहता है ये तुम्हारा होता है टिश्यू के पास में। तो टिश्यू से ही निकाले क्या इसको, या ऊपर से लाएंगे तो फिर रिवर्स आना पड़ेगा, इससे बढ़िया टिश्यू से ही निकालते हैं। क्लियर, टिश्यू से ही निकालते हैं। तो ध्यान देना कार्बन डाइऑक्साइड के इतने वैल्यूज नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का बस 3 वैल्यू है। क्लियर, सिर्फ 3 वैल्यू है, एक तो 40, एक 45 और एक हो जाएगा एटमॉस्फेयर में 0.3 बस उतना ही है। अब देखो 40 कहां पे है होता है और 45 कहां पे होता है, ध्यान देना, क्योंकि हमको टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में लेकर के जाना है, ठीक है। तब के केस में टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होगा और ब्लड वेसल्स में कम होगा, जाहिर सी बात है। आ गया होगा ये समझ में। तो यहां पे ये जो तुम्हारा ब्लड आया हुआ है कौन सा सिस्टेमिक आर्टरी, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है ये हो जाएगा 40, कितना 40। और यहां पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहता है ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये हो जाएगा तुम्हारा 45 mmHg। तो देख लो टिश्यू में 45 है, ब्लड वेसल में कितना आ रहा है 40, तो इसका प्रेशर ज्यादा हो गया। ये अब कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करवाएगा कहां पे ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल में जो सिस्टेमिक वेन है, सिस्टेमिक आर्टरी में CO2 का पार्शियल प्रेशर 40, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाएगा, यहां से ये CO2 मिलाया जाएगा, CO2 मिला लिया गया। तब के केस में सिस्टेमिक वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां पे हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45। ये क्लियर हुआ। 45 यहां पे भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 40 mm और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 45 mmHg। रुको बढ़िया से ही लिख देते हैं पूरा। ये पल्मोनरी आर्टरी यहां पे क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 mmHg। यहां से 45 आया, अब ये 45 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें भेज देगा, यहाँ पे CO2 आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे पहले कितना था, यहाँ पे था 40, इसमें कितना है 45। पहले 45 टिश्यू में, उसको पहले 40 ले लो, टिश्यू में 45 से जब इसमें जाएगा तो फिर 40 से वो कितना बन जाएगा 45 का ही खेल है पूरा सिचुएशन, 45 का ही खेल है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा 40, उसके बाद फिर जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड को ये डिफ्यूज करवा देगा एल्वियोलाई में, फिर इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा फिर 40, तो 40 देख लो घूम रहा है। आ गया ये समझ में। यहां पे आया हुआ है 40, लेकिन जब इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो रहता है ये होता है इज इक्वल टू 0.3
3 mmHg, और जबकि बाहर में कितना है, ये एटमॉस्फेयर का है। ऑक्सीजन का कितना है बाहर में पार्शियल प्रेशर 159, बस इतना ही था, इतना ही है। यही हो गया तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज। कुछ हैवी था क्या? सिंपल है, सारे वैल्यूज बस तुमको याद रखने हैं, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू तक लेते हुए चलो। ऑक्सीजन, मैं एक बार रिपीट करवा दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ऑक्सीजन को घुमाओ, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना 159, एल्वियोलाई में प्रेशर कितना 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना 40, जब एल्वियोलाई से डिफ्यूज किया जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना बन जाएगा ये 95, वापस से जब आएगा तो टिश्यू में कितना है फिर 40, टिश्यू में कितना हो जाएगा 40, फिर वापस से जब यहां से कार्बन सॉरी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तब के केस में इसका प्रेशर वापस से कितना बन जाएगा 40। क्लियर? 40 आ गया ये समझ में? क्लियर है? फिर सेम प्रोसेस, सर्कल घुमाते रहो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, टिश्यू से चालू करेंगे, टिश्यू में उसका प्रेशर कितना होता है 45 सॉरी 40 सॉरी 45 ही है ना, कहां गया भाई, हाँ टिश्यू में कितना है 45, जब ये इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिला देगा तब के केस में इसका कितना हो जाएगा 45 से कितना गया यहाँ से 45 से यहां से ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद फिर ये कितना हो जाएगा 40 से ये वापस जब आएगा तो यहाँ से फिर इसको डिफ्यूज करवा लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया ये समझ में? ठीक है, तो बस इतना ही खेल है, इससे ज्यादा और तुमको दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? क्लियर है? चलो 45 40 45 40 बस इतने का ही खेल घुमाओगे, इतने का ही खेल घुमाना है। क्लियर? चलो ये डायग्राम को पहले ड्रॉ करो तो, और साइड में पहले इसको लिखो, फिर इसका मैं टेबल तुमको अगले वाले पेज में बनवा देता हूं, तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई कैसे कैसे कौन कौन से पास हुए। नहीं भी बनाऊंगा तो समझ जाओगे अब उसको। अब टेबल देख लो, जो टेबल रखे हुए हो, चलो मैं दिखा देता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 45 लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी जो 45 लिखे हुए हैं, ध्यान देना इन दोनों को मैच मत करना। इन दोनों को मैच करोगे तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है, यहाँ पे भी 45 है, तो डिफ्यूज कैसे होगा? जाहिर सी बात नहीं हो सकता। हमको देखना है कि ब्लड आ कहां से रहा है। जैसे इसमें देखे थे, जब ऑक्सीजन का केस देखे थे तो इसका हम लोगों ने थोड़ी लिया था, हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन आ कहां से रहा था, तो ऑक्सीजन आ रहा था तुम्हारे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में, उसका प्रेशर देखे थे उसका। तो वैसे इसमें भी हम लोग जहां से आ रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रेशर देखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे वेन से सॉरी आर्टरी से आ रहा है, और इसमें प्रेशर कितना है 40, कहां गया ये ऊपर में कितना है 40। क्लियर है? ये 40 है तो उसको देखेंगे, यहां से 40 आ रहा है तो ये 45 था, इसी वजह से डिफ्यूजन हुआ, और ये जो 40 था वापस इसको कितना बना दिया इसने 45 बना दिया। तो कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे भी 45 लिया है, यहाँ पे भी 45, तो डिफ्यूजन इसको नहीं देखोगे, देखोगे किसको, उसको कहां से आ रहा है। क्लियर? कहां से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। चलो डन, गुड, वेरी गुड। तो इतना हो गया भाई तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, उससे पहले मैं तुमको वो टेबल थोड़ा सा बता दूं, टेबल पे ही चलें क्या? वेट, टेबल से ही बता देते, उसी को कितना लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। प्रेशर तो सारा यहीं पे लिख लिए, बस टेबल के फॉर्म में उसको टेबुलेट करना रहता है। देख लो ये टेबल दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, यहाँ पे सबसे पहले रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक लिखे हुए थे 159 था ऑक्सीजन का, 0.3 था कार्बन डाइऑक्साइड का। अब उतर जाओ एल्वियोलाई के पास में, एल्वियोलाई के पास में ऑक्सीजन देखे थे 104 था, और कार्बन डाइऑक्साइड को 40 बनाना था, क्योंकि ब्लड वेसल में तुम्हारा 45 था, वहां से तभी जाएगा जब वहां का कम होने वाला होगा एल्वियोलाई का। तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 mm, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 104। आगे बढ़ो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलने का मतलब तुम्हारे इस साइड का, जो ब्लू कलर का हम लोगों ने पहले वाला वेसल लिया हुआ था, मतलब पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में तुम्हारा वैल्यू कितना 40-45 का ही होता है, 40 हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन के लिए, 45 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इधर वाले ब्लड वेसल में पहुंचो, वहां पे 95 हम लोगों ने बनाया था ऑक्सीजन को, क्योंकि एल्वियोलाई से यहां से डिफ्यूज हो गया, एल्वियोलाई से यहां से डिफ्यूज हो गया। क्लियर? डिफ्यूजन होने के बाद ये 95 बना लिया, उसके बाद ये पहुंचेगा टिश्यू के पास, टिश्यू के पास पहुंचेगा तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा फाइनली 40, और वही नीचे में ले लो 45, ये तो 40-45 का ही खेल है, इसको कितना बार देखोगे उसी को।
क्लियर क्लियर। अब एक काम करना, जिसको अभी भी लग रहा होगा कि थोड़ा मोड़ा डाउट है, आगे चल करके दिमाग से उतर जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद ये जो हम लोगों ने पूरा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, कहाँ का प्रेशर कितना है, किसका नाम क्या था, एक बार खुद से बना लेना, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ब्लड वेसल चैप्टर किया नहीं है। तो हो सकता है कि क्लास 10th में जितना हम लोगों ने वहां पे ब्लड वेसल्स का नाम भी लिखा हुआ था वो भी तुम्हारे दिमाग से उतर चुका रहे। बढ़िया बात है, अगर ना उतरा नहीं उतरा रहेगा तो तब के केस में सीधा सीधा एक बार डायग्राम ड्रॉ करो, पार्शियल प्रेशर लिखना चालू करो, और दिमाग में उतर गया रहेगा तो भाई एक बार रिवीजन कर लो, फिर पूरा का पूरा लिख लो, डायग्राम बना लो, सारे वैल्यूज वहां पे लिख लो। क्लियर। इससे तुम्हारा ये रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ में तुमको याद भी हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट हो गया इतने में ये कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दो दो गैसेस देखना है, तो ऑक्सीजन का भी देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कोशिश करते हैं आज ऑक्सीजन का पूरा खत्म हो जाए, अगर ऑक्सीजन आज निपटा लेंगे तो फिर मे भी कल तुम्हारा खत्म हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स आखिरी के दो बचे हुए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड उतना लेंथी नहीं है जितना ऑक्सीजन का होने वाला होगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हाँ, एक चीज और, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तुरंत पूछ लो, एक बार मैं रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, और सब हालांकि ना आने वाला ऐसा कोई बात ही नहीं था, हम लोग को बस एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर तुम्हारा हायर प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाने वाला होगा। और ध्यान से एक चीज और समझना, यहां पे जो हम लोगों ने प्रेशर लिखा हुआ है, ये प्रेशर तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन के बाद नहीं है, ये सब तुम्हारा प्रेशर पहले से चल रहा है। जब ऑक्सीजन और मिलाएंगे, जैसे इसमें पहले पार्शियल प्रेशर कितना था यहाँ पे 40 ऑक्सीजन का, क्लियर। जब इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाएगा तब ये 95 बना हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 लिया हुआ है, ये ऑक्सीजन मिलाने के बाद का नहीं, ये पहले से उतना था, और पहले से 159 कहां पे था, एटमॉस्फेयर में, तब जाकर के वहां का प्रेशर यहाँ पे आएगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा। और उस आने के बाद यहाँ का प्रेशर कितना बनेगा ये नहीं पता, उसको भूल जाओ, वो तुम्हारे काम का है ही नहीं। बस तुमको ये याद रखना है कि प्रेशर कहां का कम और कहां का ज्यादा है, तो वहां से गैस एक्सचेंज होगा या गैस का ट्रांसफर होगा। क्लियर क्लियर, चलो ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ध्यान से समझो, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए मीडियम जो यहाँ पे यूज हो रहा है हमारे ही बॉडी में, क्या हो जाएगा, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड इज द मीडियम टू ट्रांसपोर्ट गैसेस। ठीक, टू ट्रांसपोर्ट गैसेस। अब गैसेस में बेसिकली हमारे पास दो ही गैस है, एक तो हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन, एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन का निपटाएंगे, तो सबसे पहले नंबर का आज का हेडिंग लगाओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बेसिकली समझो ध्यान से, ऑक्सीजन को जब हम लोगों ने इनहेल कर लिया, मतलब ऑक्सीजनेटेड जो भी एयर होगा उसको जैसे ही हम लोगों ने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद अब उसमें से ऑक्सीजन को तुम्हारा ब्लड में मिलाया जाता है। तो ब्लड में जब मिलाया जाता है तो ब्लड में बेसिकली तुम्हारे दो कंपोनेंट्स होते हैं। थोड़ा सा मैं ब्लड वाले टॉपिक को, ब्लड के टॉपिक के भी कुछ एलिमेंट्स यूज करने वाला रहूंगा, लेकिन इतना इंश्योर रहो कि जो भी तुम्हारे टॉपिक्स रहेंगे सारे के सारे तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। याद नहीं होंगे वो बात अलग है, बाकी नया एलिमेंट यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, वही वही सारे एलिमेंट यूज करेंगे जो तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था। ठीक है, याद आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना समझने लायक रहेगा यहीं पे समझ लेना, बाकी को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले तो ये ब्लड में मिलाया, तो ब्लड के बेसिकली तुम्हारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में तुम्हारे तीन पार्टिकल्स आते हैं, एक हो जाएगा आरबीसी, एक हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, एक हो जाएगा प्लेटलेट्स, और लिक्विड पार्ट में तुम्हारे आते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाएंगे तो ये तुम्हारे दो पार्ट्स में सेपरेटली होगा। एक तो 3% ऑक्सीजन जो रहता है इसका ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारे होता है प्लाज्मा के साथ, 3% विद प्लाज्मा। क्लियर, और बचा हुआ जो 97% होगा ये तुम्हारा जाएगा विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को तो भाई पूरा डिटेल में मैंने तुमको करवा दिया है, अब तो ज्यादा बुद्धि इसमें लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, फिर भी एक बार रिपीट करवा देता हूं, ध्यान दो।
हीमोग्लोबिन में दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन पार्ट, क्योंकि ये तुम्हारा टर्सरी सॉरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। मायोग्लोबिन टर्सरी स्ट्रक्चर, रिपीट करो, चीजें भेजे में रहना चाहिए। मायोग्लोबिन टर्सरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर बना होगा तो ये तुम्हारा आएगा इस टाइप से, 1 2 3 और ये 4। अब इनके पास में तुम्हारे प्रेजेंट होंगे एक्टिव साइट्स सभी के पास, और मैंने बताया हुआ था इसी 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 एक्टिव साइट में तुम्हारा प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ेगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके लिए क्या है, हीम। हीम मतलब क्या आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा हीम। ठीक है, तो ये है पूरा हीमोग्लोबिन, ये पूरा क्या है, हीमोग्लोबिन। पूरा हीमोग्लोबिन कितने हीम पार्ट कंटेन किया हुआ है, 4। एक हीम वहां आएगा, एक हीम यहां आएगा, एक हीम यहां, एक हीम यहां। अब ध्यान दो, ध्यान दो, कुछ डेटा भी यहां पे लिखवाते हैं, ध्यान दो। 1 हीम एक हीम जो रहता है इसमें तुम्हारे भाई जाहिर सी बात है ये आयरन होने वाला होता है। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे भी लिखा हुआ है आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये हीम क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है। इसके पास आयरन कौन सा प्रेजेंट होगा बोलने से, ऐसे लिखो, पहले तो लिख लो हीम कंटेन्स Fe2+। ठीक है, एक हीम एक Fe2+ कंटेन करेगा, ऐसे लिखो 1 हीम कंटेन 1 Fe2+। ठीक है, एक Fe2+ जो है ये एक ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है। 1 Fe2+ बाइंड्स 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर। तो एक हीमोग्लोबिन में, यहाँ पे एक हीम पार्ट लिखा है ना, एक हीमोग्लोबिन में टोटल कितने Fe2+ हो जाएंगे, 4। और एक हीमोग्लोबिन में टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो 1 हीमोग्लोबिन कंटेन्स क्या हो जाएगा, 4 Fe2+। सो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये कंटेन करने वाला है। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे, 4। आगे यूज करेंगे ये सबका, इसीलिए लिखवा रहे हैं। क्लियर, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। क्लियर, क्लियर, चलो भाई ठीक। अब हीमोग्लोबिन के टोटल पार्ट्स हो गए यहां से। अब यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन रहेगा ये तुम्हारे हीम पार्ट से अटैच होकर जाता है। कौन से पार्ट से अटैच होकर जाएगा, हीम पार्ट से। ठीक है, हीम पार्ट से। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो पहले इतने को लिखो, फिर मैं तुमको एक डेटा लिखवाऊंगा यहाँ। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में 100 ml में कितना ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होंगे। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे यहाँ पे 12 से 16 ग्राम होता है, जिसको कि हम लोग जनरली 15 ग्राम लेने वाले हैं। ठीक है, सुनो मत, पहले इतने को लिखो जल्दी, फिर डिटेल में लिखवाऊंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि डेटा वाले पार्ट है, बोल दूंगा तो आधा चीज भेजे से उतर जाएगा। क्लियर, इसलिए लिखो, पहले बनाओ, इतने को बनाओ, जल्दी बनाओ। मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड कर देता हूं तब तक। ठीक है, छापो जल्दी स्पीड में, फिर कुछ डेटा के साथ में कुछ कैलकुलेटिव पार्ट्स भी देखेंगे। जल्दी करो जल्दी। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहां पे हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को लेकर के। तो यहां पे लिख लेना, एक छोटा सा हेडिंग लगा लो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड। देखो कैसे निकालेंगे इसको, कैलकुलेट कैसे करें, ध्यान देना। ऐसे लिखो 100 ml ब्लड इज इक्वल्स टू, इसमें हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है अगर बोलेंगे, ऐसे लिखो कंटेन हीमोग्लोबिन इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा 12 से लेकर के 16 ग्राम होता है, ग्राम। क्लियर, तो बेसिकली हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट लेकर के चलेंगे 15 ग्राम। कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन कितना, ये कंटेन करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ml ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ध्यान दो, हमारे ब्लड में कितना है, 15 ग्राम। 1 ग्राम कितना कंटेन कर रहा है, 1.34। तो
100 ml, 100 ml में जो 15 ग्राम क्या है यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के लिए तुम्हारा कितना ऑक्सीजन हो जाएगा यहां से, सो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स 1.34 मल्टीप्लाई बाई 15, ये नियरली इक्वल टू होता है 20 ml, ठीक है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक समझ में आ गया? तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन किसमें होता है? 100 ml ऑफ ब्लड में। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन आ रहा है? 20 ml आ रहा है। इसका बोलने का मतलब है कि 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? क्लियर, यही लिखना है। सो 100 ml ब्लड कंटेन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? क्लियर, इंपॉर्टेंट। छापो, छापो, ये डेटा पूरा लिखो। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो 20 ml है, कहां गया भाई? हाँ, ये जो 20 ml है हमारे ब्लड में, इसका फेट क्या है, मतलब ये आगे चलकर इसके साथ होने क्या वाला होगा। क्लियर है? ठीक है, ये डेटा उतारो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। जल्दी करो, जल्दी। डेटा समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैल्यूज तो याद करना पड़ेगा भाई, इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक एक हीमोग्लोबिन जो रहेगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो रहेगा, ये 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करता है, इतना ये कंटेन किया हुआ रहेगा। ठीक है, हमारे पास 100 ml में 15, ये तुमको ये 12 से 16 लिखे हुए ना, ये कोई सा भी ब्लड रिपोर्ट निकालोगे, हीमोग्लोबिन टेस्ट जिसमें किया हुआ रहेगा, ये वैल्यू तुमको दिख जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हारे सारे के सारे ब्लड रिपोर्ट्स में लिखे हुए रहते हैं। क्लियर? तो ये तुमको ब्लड रिपोर्ट में भी देखने के लिए मिल जाएगा। इवन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डील करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में पता नहीं भाई एनसीईआरटी का क्या मूड रहता है, इस चैप्टर में इसको 15 ग्राम लेकर के सॉल्व, हालांकि वो ठीक ही किया है कि 15 ग्राम लेगा तो हमारा 20 ml आसपास आ जाएगा। ये इतना रेंज में से तो अगर कम ज्यादा वैल्यू लोगे तो इधर उधर का वैल्यू आने वाला होगा, इससे बढ़िया 15 ग्राम में लिया हुआ है। तो भाई एक स्टैंडर्ड वैल्यू को हर जगह पे यूज करना चाहिए। क्लियर? अब एनसीईआरटी में ही अलग अलग सेक्शन पे तुम्हारे स्टैंडर्ड वैल्यू को ही चेंज कर देता है, तो इसके वजह से फिर डेटा जो है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, फेट ऑफ 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड। फेट का मतलब उसके साथ क्या होगा, तो अब ध्यान दो, बेसिकली और ये समझ लेना, क्योंकि इसी से अभी हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी देखेंगे। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी यूज करने वाला। तो डिसोसिएशन कर्व तुमको तभी बेहतरीन समझ में आएगा जब ये पार्ट तुम्हारा अच्छे से क्लियर रहे। तो फेट ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड, ध्यान देना, बेसिकली हमारे पास दो कंडीशंस आते हैं। एक आ जाएगा तुम्हारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और एक हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेनस कंडीशन, मतलब हैवी वर्क किए हुए वाले कंडीशन। ठीक है, तो एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा ये तुम्हारा स्ट्रेनस कंडीशन। ठीक, इसमें हैवी वर्क लिख लिया रहो, हैवी वर्क, जैसे कोई हैवी वर्क किए हुए रहोगे या एक्सरसाइज किए हुए रहोगे, तो उस वाले केस की बात किया जा रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारे नॉर्मल सिचुएशन की बात है। अब जैसे समझो, यहां पे मान लो है टिश्यू, आजा भाई, ठीक, इधर के लिए भी ले लेते हैं यहां पे टिश्यू, ये आ जाएगा ब्लड वेसल, ये भी आ जाएगा यहां पे ब्लड वेसल। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, जो ये तुम्हारा पार्ट आया हुआ है, इसमें जैसे इधर से मान करके चलो कि तुम्हारा ऑक्सीजन जा रहा है, ये 20 ml ऑक्सीजन जा रहा है। कौन से कंडीशन की बात की है यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन लिया हुआ है। तब के केस में ये 20 ml में से 5 ml जो रहेगा, ये यूज करेगा, ये टिश्यू को प्रोवाइड करेगा। क्लियर? 5 ml जो है ये टिश्यू को ये प्रोवाइड करेगा, और बाकी बचे हुए 15 ml सामने निकल जाएंगे।
पूरा यूज नहीं होता। ठीक, यहां पे समझो, अगर तुम्हारा स्ट्रेनस कंडीशन है तब के केस में पलट जाएगा, होगा कितना, 20 ml जा रहा है, ठीक है, नीचे में कितना दे देगा ये, 15 ml दे देगा, और आगे कितना चला जाएगा ये, 5 ml चला जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर यहां से 15 ml आगे गया हुआ है तो 15 ml उसका 75% है, क्लियर, और 5 ml जो आया हुआ है ये तुम्हारा 25% है, ठीक है, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 25%, भाई निकाल लेना 25% ऑफ 5 ml, ये तो निकालने जानते हो ना, जैसे 25% ऑफ 20 ml कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहां से 25/100 और मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 25 1 जा 4 जा 5 1 जा 5, सॉरी 4 1 जा 4 5 जा, कितना आ जाएगा ये 5 ml। तो 75% ये 25% ये, स्ट्रेनस कंडीशन में उल्टा 25% ये अपने साथ में कैरी करते हुए चलेगा और 75% जो ये किसको दे देगा, ब्लड, सॉरी तुम्हारे टिश्यू को दे देगा। भाई हैवी वर्क डन करेगा तो भाई जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, जब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन करके पहुंचा हुआ था तुम्हारे एल्वियोलाई के पास में, ध्यान से समझो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, जब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन करके पहुंचा हुआ था तुम्हारे एल्वियोलाई के पास में, तो एल्वियोलाई ने इसके पास 100, मतलब जब ये पहुंचा था, यहाँ पे देखिए ये जब ब्लड लेकर के यहाँ पे पहुंचा है तो इसके 100 ml में कितना ऑक्सीजन है उससे नहीं पता हमको कितना है। जब यहां से ऑक्सीजन को इसमें मिलाया जाएगा तब के केस में यहां पे पहुंचते तक इस वाले ब्लड के पास में तुम्हारा 100 ml में 20 ml ब्लड होना चाहिए। तो ये उसको क्या किया हुआ है, सैचुरेट किया हुआ है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट पे लेकर के, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलाया है। तो ऑक्सीजन जब मिलाएगा तो ऑक्सीजन का सैचुरेटिंग पॉइंट जो रहता है ये तुम्हारा 100 ml में कितना होता है, 20 ml, उससे ज्यादा और वो डिसॉल्व नहीं करेगा। कैसे करेगा, यहां पे लिखिए ना, कहां गया, यहां पे लिखिए ना कि ये एक हीमोग्लोबिन, कहां गया भाई, हाँ, एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रखेगा, एक तो 4 हीमोग्लोबिन है तो उसमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो 4 मॉलिक्यूल से ज्यादा तो ये कंटेन ही नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के बराबर एक हीमोग्लोबिन में उतने तक का ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, डिफ्यूज करवाया जाता है, जिससे कि तुम्हारा 100 ml में ब्लड का जो तुम्हारा वैल्यू रहेगा ये 20 ml पर 100 ml ब्लड ये हो जाएगा। तो जब भी तुम्हारा ऑक्सीजन मिलाया जाएगा तो 20 ml बनाया जाएगा उसको, लेकिन जब इसको यूटिलाइज करना होता है तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा कंडीशन होगा, इसके अलावा भी हो सकता है। मैंने 2 ही कंडीशन बेसिकली लिया हुआ है, ठीक है, ये तो तुम्हारे बुक में भी नहीं दिया हुआ, बुक में सिर्फ यही दिया हुआ है, क्लियर। तो ये हम लोगों ने एक स्पेसिफिक, सॉरी 2 स्पेसिफिक कंडीशंस देखे हुए हैं जहां पे कि तुम्हारे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। अब ब्लड में ऑक्सीजन कितना भरा हुआ है, 20 ml, कितना भरा हुआ है, 20 ml, जिस सेल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने का रिक्वायर्ड होगा उतना ही ब्लड का सप्लाई उसको दिया जाएगा, उतना ml ऑक्सीजन उसको दिया जाएगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन में 5 ml का ही रिक्वायरमेंट था तो इसको सिर्फ और सिर्फ 20 ml में से कितना दिए, 5 ml दिए। ये थोड़ा सा स्ट्रेनस कंडीशन का टिश्यू आया तब के केस में इसको कितना रिक्वायरमेंट था, 15 ml का रिक्वायरमेंट, तो इसको 15 ml दिए, लेकिन एक्चुअली में ब्लड में कितना था, 20 ml, क्लियर, एक्चुअली में ब्लड में कितना था, 20 ml, और यही उसका क्या है, सैचुरेशन है, यही उसका क्या है, सैचुरेशन। 20 ml पर 100 ml ब्लड, ये क्या हो जाएगा, 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सैचुरेशन स्टेट है। ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन स्टेट। इससे ज्यादा और ब्लड नहीं मिलाएगा, ब्लड, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन, क्लियर, क्लियर। ये है तुम्हारा फेट ऑफ, क्या लिखे थे, जो 20 ml का ब्लड आया हुआ है बॉडी में, भाई उसका कहीं ना कहीं पे यूज होगा कि नहीं होगा, इस टाइप से यूज करवाया जाता है, जहां पे जिस सेल को जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा उसको उतने का सप्लाई दिया जाएगा। लेकिन ब्लड में कितना ऑक्सीजन है अगर बोला जाए तो ये तुम्हारा होगा सैचुरेशन वैल्यू 20 ml, क्लियर, क्लियर। जब भी तुम्हारा ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है तो उसके ऑक्सीजन के वैल्यू को 100 ml में 20 ml बना दिया जाता है। अब जैसे मान करके चलो ये ब्लड में से 20 ml में से 15 ml का ऑक्सीजन जो है ये यूज हो चुका है, बचा हुआ 5 ml। अब 5 ml वाले ब्लड को लेकर के ये ब्लड वेसल पहुंचेगा कहां पे, वेन में, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी तो मिलाएगा, तब के केस में कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे चला गया, और फिर ये पहुंचेंगे एक साथ किसके पास,
लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास जैसे ही पहुंचेंगे वहां पे फिर तुम्हारा ऑक्सीजन को इसमें एसोसिएट करवाया जाएगा, फिर से मिलाया जाएगा। तो जब इसमें मिलाया जाएगा तब के केस में फिर ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये 5 ml ऑक्सीजन जो कैरी किया हुआ था 100 ml ब्लड में, उसका वैल्यू तुम्हारा कितना बन जाएगा वापस से फिर 20 ml। क्लियर, फिर वो बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जहां जहां पे जितने का रिक्वायरमेंट होगा वहां वहां पे उतने का सप्लाई देते हुए चले गए। क्लियर, ठीक है, बस ये था तुम्हारा फुल कॉन्सेप्ट। डेटा के हिसाब से पढ़ाएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। फिर भी मेरे को अभी भी फील हो रहा है कि तुमको कुछ कुछ चीजें भेजे में नहीं गया हुआ रहेगी, भले इतना सिंप्लीफाइड बताने के बाद भी। क्या करें, टॉपिक ही ऐसा है, और मैथ्स इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे तो बायो वालों के लिए और वो ज्यादा हेडेक बन जाता है। लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, अब भाई करना है तो करना है उसको, सीधी सी बात। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट हो, कोई सा पॉइंट समझ में ना आया हुआ रहे, तो जल्दी से चैट पे बता दो तो मैं उसको रिपीट करवा दूंगा। अदरवाइज यहाँ से हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी बनाओ इसको जल्दी, फिर क्लास एंड करेंगे आज। डन, गुड। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक चीज मैं समझा दूं तुमको, एक चीज समझा दूं, देखो कहां गया भाई, हाँ इसमें देखो, ऑक्सीजन इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन इसका कहां पे होता है, एल्वियोलाई में। ठीक है, एसोसिएट मतलब मिलना, डिसोसिएट मतलब टूटना। ठीक है, एसोसिएट मतलब वो मिलना और डिसोसिएट मतलब हो जाएगा यहां से टूटना। अब एक चीज मैंने तुमको और नहीं बताया हुआ था, ये कहां गया भाई, जो दो जगह में उसको हम लोगों ने लिया है ना, हाँ ये हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका एक इक्वेशन आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ से, HB प्लस मतलब ये हीमोग्लोबिन हो गया, इसके साथ में ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, HbO2। ध्यान देना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बीच में मैंने रिवर्सिबल साइन बनाया हुआ है। रिवर्सिबल साइन बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलेगा तो तुम्हारा ऑक्सीजन का एसोसिएशन हुआ। क्लियर, और इस वाले केस में ये तुम्हारा ये कंपाउंड बन जाएगा। वापस से जब ये बनेगा तो इसका डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा तब जाकर के ये HB मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में ये सेपरेट होगा। तो दो जगह पे ये तुमको देखने के लिए मिलेगा, कहां कहां पे ध्यान दो, यहां पे ऑक्सीजन एसोसिएट किया जाता है और यहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएट किया जाता है। डिसोसिएट करेगा हीमोग्लोबिन से तब जाकर के सेल्स या फिर टिश्यू में भेजा जाएगा, और यहाँ पे एसोसिएट किया जाएगा तब जाकर के ऑक्सीजन जो है तुम्हारे ब्लड में मिलेगा और तभी उसको ट्रांसपोर्ट करवा पाएंगे। तो ऑक्सीजन का एसोसिएशन कहां पे हो रहा है, यहाँ पे। डिसोसिएशन का मेन पॉइंट ये है, बाकी वो पूरा बॉडी में होता है, और ये तो पूरा बॉडी दिखा रहा है ना तुम्हारा, एक स्पेसिफिक सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये जो पार्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है तुम्हारा बॉडी है, पूरा होल बॉडी। आ गया ये समझ में, ठीक है, क्लियर। तो एसोसिएशन कहां पे होता है, एल्वियोलाई के पास में। डिसोसिएशन कहां पे होता है, टिश्यूज के पास में। इसी वजह से हम लोगों ने वहां पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये हीमोग्लोबिन, इसमें कौन सा सिंबल बनाया है हम लोगों ने, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल बनाएंगे तो ये एसोसिएशन होगा तो ये बनाएगा, और इसी फॉर्म में ये ब्लड के साथ में जाएगा। जब टिश्यू के पास पहुंचेगा तो ये HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा और बनाएगा क्या, यहाँ पे HbO2 बनाएगा। ध्यान देना, इस वाले प्रोसीजर को हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन को मिलाया गया है और उसको फिर तोड़ा जाएगा। ऑक्सीडेशन कर दोगे तो फिर वहां से ऑक्सीजन निकालना मुश्किल है, नहीं निकाल पाओगे। क्लियर, ऑक्सीडेशन नहीं, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर, ऑक्सीडेशन अलग होता है, ऑक्सीजनेशन अलग होता है। ठीक है, क्लियर, चलो तो ये तुमको समझ में आ चुका रहेगा। अब हम लोग बनाएंगे यहां से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। चलो क्या क्या ले रहे हैं बोलेंगे तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा
solubility percentage of O2. क्लियर। और इस साइड में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। रुको, सॉल्युबिलिटी ले लेंगे और साथ ही साथ में हाँ पार्शियल प्रेशर यूज करो। क्लियर, पार्शियल प्रेशर यहां पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है। अब इसका जो ग्राफ, एक काम करो तो मैं यहाँ पे ग्राफ पहले प्लॉट कर दे रहा हूँ, ग्राफ को बना लो क्योंकि बहुत ज्यादा समझने लायक एलिमेंट यहाँ पे है नहीं। ये तुम्हारे केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पार्ट हो जाता है। सिग्मॉइड ग्राफ तुमको यहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन बायो के टर्म में हम लोग को जितना यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उतना मैं बकायदा कर दूंगा, टेंशन ना लो। देखो ये तुम्हारा यहाँ पे बन करके आ जाएगा सिग्मॉइड ग्राफ। ठीक है, सिग्मॉइड ग्राफ जहां पे ये तुम्हारा जो पोजीशन है ये है सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 100% सैचुरेशन। बीच में कहीं पे तुमको 50 मिलने वाला होगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 75। बुक में इतना डिटेल बनाया नहीं लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। आगे इधर जब देखोगे तो ये वही 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये बना लो। क्या क्या आ जाएगा 10, 20 करते हुए इसमें लिख लेना, ये नंबर लिखा हुआ रहेगा। ये पहले ग्राफ को प्लॉट करो, फिर इसको समझाने लायक एलिमेंट है, समझाएंगे जल्दी। पहले ग्राफ प्लॉट करो तो जल्दी, फिर समझाएंगे। डन, गुड। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो रहता है ये तुम्हारे किस पे डिपेंड करने वाला होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो कर्व डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली। और भी है, और भी है, देखो ध्यान दो। बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारा कर्व का फॉर्मेशन रहता है ये पार्शियल प्रेशर के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बुक में उनके नाम भी लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे तुमको आखिरी में लिखवा दूंगा। ठीक है, जिस बेसिस पे ये जो तुम्हारा कर्व होता है इस कर्व में तुमको शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली मैं शिफ्ट में पढ़ाता हूँ तो फिर मेरे को लगता है कॉमर्स वालों को पढ़ा रहा हूँ। कॉमर्स वालों के लिए हर ग्राफ में तुमको लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट रहता ही है। ठीक है, तो अब है तो है भाई, कुछ कर नहीं पाएंगे तो लिखना तो पड़ेगा ही उसको। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले तो डिसोसिएशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। मेनली पार्शियल प्रेशर। क्लियर, मेनली पार्शियल प्रेशर। अब इस वाले ग्राफ को ज्यादा एक्सप्लेन करने का मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों ने एक बार डील किया भी हुआ है। आगे देखो यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूं कि ये जो 75% का पार्ट आया हुआ है, बोलने का मतलब ये क्या होगा कि यहां से तुम्हारा ऑक्सीजन जो है ये तुम्हारा 75% सैचुरेट हुआ है। कितना 75%, मतलब वो 5 ml और 15 ml वाला केस को एज्यूम करो। क्लियर, तो 5 ml मतलब अभी भी तुम्हारे ब्लड में कितना परसेंटेज का ऑक्सीजन होगा 75%, मतलब 5% वो किसको दे दिया है, टिश्यू को दे दिया है। क्लियर, तो ये जो तुम्हारा केस आएगा ये तुम्हारे कौन से केस में आ जाएगा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल केस में। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 100% सैचुरेशन। क्लियर, ये 75% सैचुरेशन। इस केस में 5 ml जो ऑक्सीजन होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 ml जो ऑक्सीजन होगा किसके पास जाएगा, टिश्यू के पास। क्लियर, और 15 ml का जो ऑक्सीजन रहेगा ये किसके पास, ये किसके पास रहेगा, ये ब्लड के पास ही रहने वाला होगा। ऐसे ही बीच में कहीं पे तुमको ये 50 का भी मिलने वाला होगा। क्लियर, इसके लिए वैल्यू वगैरह ना लिख रहे हो। ये 25 का जो है ये तुमको एक किसी एक पॉइंट पे मिल रहा हो, 25 का केस उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसके पास में अभी 55 ml क्या है, ब्लड है, ब्लड में सॉरी ऑक्सीजन है ब्लड में, और 15 ml ब्लड को इसने क्या कर दिया है, दे दिया है टिश्यू को। क्लियर, क्लियर, तो ये बनकर के आता है तुम्हारे यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब इस कर्व में तुमको आगे का शिफ्ट देखने के लिए मिलता है तब के केस में जब तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख लिया, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहीं पे तुम्हारा क्या बोला जाए कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होता है, साथ ही साथ में टेम्परेचर आता है। इन फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करेगा, किन किन फैक्टर्स पे, डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, मेनली पार्शियल प्रेशर, ऑल्सो पार्शियल प्रेशर ऑफ, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख लेना ना,
O2, also partial pressure of CO2, कंसंट्रेशन ऑफ पीएच, ऐसे लिखो पीएच, सिर्फ पीएच लिखो, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखते तो सिर्फ पीएच लिख लो। पीएच पे डिपेंड करेगा और तुम्हारे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, ठीक। पीएच के लिए याद रखना, जहां पे H प्लस ज्यादा वो वाला एसिडिक, जहां पे H प्लस कम वो हो जाएगा बेसिक। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान दो यहां पे, देखो इन सब में चेंजेस करने से ये जो ग्राफ प्लॉट होकर के आया हुआ है, ये या तो तुम्हारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है हल्का फुल्का, या फिर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है हल्का फुल्का। क्लियर? तो ये हम लोगों ने एक नॉर्मल केस की बात किया, ये हम लोगों ने कौन से केस की बात किया? एक नॉर्मल केस की। जब इन सारे फैक्टर्स में चेंज करोगे तब के केस में तुम्हारा ग्राफ जो रहेगा, या तो तुम्हारा राइट शिफ्ट होता है, इसको बोलेंगे राइट शिफ्ट, ठीक है, इसको बोला जाएगा राइट शिफ्ट। और अगर दूसरे टाइप का चेंज हुआ तब के केस में इसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगे। क्लियर? ये लेफ्ट शिफ्ट होता है। आ गया ये समझ में? क्लियर है? क्लियर? इतना खतरनाक डायग्राम तुम्हारे बुक में नहीं दिया, लेकिन जो टॉपिक दिया है ना वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए इतना खतरनाक हमको बनाना पड़ रहा है इसको। क्लियर? अब या तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा या तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर सामने की तरफ शिफ्ट होता है तब के केस में तुम्हारे जो वैल्यूज आ रहे हैं चेंज होते जाएंगे, और इसका वैल्यू जो है ये इंक्रीज होते जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो वैल्यू है तुम्हारा इंक्रीज, मतलब ज्यादा का रिक्वायरमेंट होगा भाई, सीधी सीधी सी बात, ऐसे समझो। दो शिफ्ट हम लोग को देखने के लिए मिला हुआ है यहाँ पे, एक तो देखने के लिए मिला है राइट शिफ्ट, क्लियर, और एक देखने के लिए मिला है यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है? अगर राइट शिफ्ट होता है तो राइट शिफ्ट में तुम्हारा होगा क्या? राइट शिफ्ट अगर होता है तो इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन का जो प्रेशर रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो रहेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे होगा क्या? राइट शिफ्ट तब होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। ये अगर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। अगर अब देखो दो चीजें यहीं से रिलेट कर लेना, पार्शियल एक चीज तो यही से रिलेट करो, जहां पे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है वहां पे H प्लस आयन ज्यादा होता है। इसको अभी नहीं समझेंगे, अगले वाले टॉपिक में समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है? तो इसको अभी लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर। कंसंट्रेशन के लिए हम लोग ऐसा बॉक्स बनाएंगे, मतलब पीएच क्या हो जाएगा यहाँ का? एसिडिक। ठीक है? और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? लेफ्ट शिफ्ट कब होता है? जब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, तब लेफ्ट शिफ्ट होगा। साथ ही साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है ये तुम्हारा डिक्रीज कर जाएगा। ये कम हो गया तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और साथ ही साथ में टेम्परेचर भी जो है ये तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। आज के लिए इतना चिपकाओ, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाने के बाद इसको मैं बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है? तुम्हारे बुक के हिसाब से तो यहीं पे खत्म हो गया पूरा, लेकिन समझ में ये आधा आया रहेगा। अभी आधे चीज तुमको तब समझ में आएगा जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी निपटा देंगे। ठीक है? क्लियर? एक्चुअली में मेरे को ये डिसोसिएशन कर्व को तुमको कार्बन डाइऑक्साइड करवाने के बाद करवाना चाहिए था, लेकिन बेसिक एलिमेंट अगर अभी बता दिए रहूंगा तो हो सकता है कल तक तुम्हारे भेजे में कुछ रहे। ठीक? तो समझने में ज्यादा आसानी होगा। आ गया ये समझ में? ठीक है? आज के लिए इतने को पूरा नोट डाउन करो, ये डिफरेंस भी लिख लो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए। कल इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुमको दिया जाएगा। ठीक है? क्लियर? छापो, जल्दी छापो, फिर सेशन एंड किया जाएगा। जल्दी लिखो, जल्दी। डन, गुड, वेरी गुड। तो इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बता दिया। ये फैक्टर्स ये मैंने क्यों बनाया था बोलने से, इन फैक्टर्स को बताने के लिए। अभी भले ही तुमको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन ये फैक्टर्स जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि और भी कौन कौन से किनके किनके चेंज में तुम्हारे ये डिसोसिएशन कर्व पे इंपैक्ट पड़ता है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा लिखा हुआ है। ठीक है? लेकिन इस टाइप से ग्राफ नहीं बनाया हुआ है। इनमें जब चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे तो तुमको ग्राफ में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। ठीक? अब इनमें जो चेंजेस रहेंगे ये हमको समझ में आएगा आगे आने वाले दो टॉपिक्स में जब कवर करेंगे। दो टॉपिक जब कवर करेंगे, एक तो हो जाएगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, और सेकंड नंबर पे हो जाएगा तुम्हारा उसमें रेगुलेशन। ठीक है? वहां पे बेहतरीन समझ में आ जाएगा पूरा एक एक पॉइंट। क्लियर? क्लियर? तो ये बेसिकली किसके लिए है? ये तुम्हारा डिसोसिएशन के लिए है। किसके लिए है? ये डिसोसिएशन के लिए है। ये बेसिकली किसके लिए है? तुम्हारे एसोसिएशन के लिए। किसके लिए है? ये एसोसिएशन के लिए है। आ रहा बात समझ में? ठीक है? क्लियर? चलो।
तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल।